हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यतिन मदान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मस्ट टू सिलेबस जो कि एक 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो अगर आपने तैयारी नहीं भी स्टार्ट की है और आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से थॉरली करके जाते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप तैयारी कर चुके हो तो ये डॉक्यूमेंट आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। आप रिवाइज कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में दोनों चीजें हैं। इसमें चैप्टर वाइज पॉइंटर्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। या अगर सेम क्वेश्चन नहीं भी आया तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और एक चैप्टर को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है चैप्टर 12th हमारी साइंस की बुक में। तो इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। तो आप वहां से पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, तो आप वो भी देख सकते हो एक बार। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पॉइंटर्स पे फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, और साथ में देखेंगे जो इस पीडीएफ में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या हम उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो। अब करंट होता क्या है? तो अगर अगर ये वायर है, इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो अगर हमारे पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो जो हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं वो मानते हैं राइट में। मैंने बताया था कि साइंटिस्ट ने जब करंट को फाइंड आउट किया था तो उनको लगा था कि जो प्रोटॉन्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करता है, बट बाद में उनको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसीलिए ये उल्टा लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में है तो करंट की डायरेक्शन हम राइट में मानते हैं। सो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप डेफिनेशन बना सकते हो। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई हमारा होता है करंट, क्यू हमारा होता है चार्ज, टी हमारा होता है टाइम। अब हमें उसकी डेफिनेशन पता है, हम उसका फॉर्मूला पता है, तो हमें उसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। तो एसआई यूनिट होती है एम्पियर्स। आप अगर 5 लिखोगे, करंट 5 है, तो दैट इज इनकम्प्लीट, हमें उसकी एसआई यूनिट लिखनी होगी। तो 5 एम्पियर्स। और एग्जाम में ऐसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर लास्ट में 5 पे आंसर छोड़ा हो तो आपका हाफ या 1 मार्क कट जाएगा यूनिट की वजह से। तो 5 एम्पियर्स, 10 एम्पियर्स, तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये आया कहां से? फॉर्मूले की हेल्प से आया। एम्पेयर हमारी करंट की यूनिट है, चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो ये इससे हमारा है एम्पेयर इज इक्वल टू चार्ज पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यहां से आया फॉर्मूले में से। सो अब 1 एम्पियर क्या होता है? तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, मेरी वीडियो जाके जरूर चेक करना। तो उसमें क्या मैंने बताया था कि अगर आपको 1 एम्पियर निकालना है, 1 कूलम निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका फॉर्मूला लो और हर जगह 1 पुट कर दो। तो कैसे करेंगे? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हर जगह 1 पुट कर दिया, सो 1 कूलम और 1 सेकेंड। तो अब हमारे पास आंसर आ गया। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये स्मार्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो और इससे आप डेफिनेशन को बना सकते हो। हर चीज को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको बना सकते हो। अब हम दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट डिवाइस होता है हमारा एमीटर। एमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। अब आपके पास एक सर्किट है, या आपके पास सर्किट है, आई होप आपको सर्किट पता होगा। ये एक बैटरी लगाई हुई है मैंने, ठीक है, और इसमें सपोज मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ। अब मुझे मेजर करना है भाई कि बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एमीटर लगाऊंगा। एमीटर कैसे लगाते हैं? एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं सीरीज में। तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज में। तो हम एमीटर लगाते हैं तो एमीटर हमें बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट
एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि होता क्या है कि डिफरेंस आता है एग्जाम में, डिफरेंस आता है कि एमिटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस बताओ। अब वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो वोल्टेज की बात अभी हम करेंगे कि वोल्टेज होता क्या है। वोल्टेज को मेजर करता है, और ये हमेशा कैसे लगता है, ये हमेशा लगता है पैरेलली। लाइक अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं, मेरे को बल्ब में से निकालना है, तो मैं ऐसे इसको लगाऊंगा, पैरेलली लगता है ये। सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको एरोज हमेशा बनाने हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट में, कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वरना आपका सर्किट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिस भी पॉइंट्स के अक्रॉस हमें निकालना है, किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वोल्ट मीटर को लगा सकते हैं पैरेलली। सो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, सो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, कोई भी अगर एक क्लोज पाथ है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, सो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अगर मेरे पास, जैसे कि मैंने अभी ऊपर सर्किट बनाया था, ठीक है, मैं रेजिस्टर लगा देता हूं, अभी हम रेजिस्टर की भी बात करेंगे, तो बल्ब लगा सकते हैं हम, तो ये एक क्लोज पाथ है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो हमें करंट की डेफिनेशन पता लग गई, करंट का फॉर्मूला पता लग गया, करंट की एसआई यूनिट पता लग गई। ऐसे ही हमें वोल्टेज की तीनों चीजें पता होनी चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस की तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब हमारे पास एक सर्किट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस असल में होता क्या है। करंट तो हम समझ गए कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो वो करंट है पर यूनिट टाइम। तो अब होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगेन अपने सर्किट पे चलते हैं, ये मेरा फेवरेट सर्किट मैंने बना दिया है। तो अब ये करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने की कोशिश करें, तो अगर मैं एक चार्ज मेरा यहां है, अब मैं इसको उठा के इस चार्ज को यहां ले जाऊं, ठीक है, तो कैसे लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे और ऐसे चार्ज को मैं लेके जाऊंगा। तो इस चार्ज को उठा के लेके जाने में जो मेरे को काम करना पड़े, जो मेरे को वर्क डन करना पड़े, उसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब 1 कूलम का अगर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको उठाने में जितना वर्क डन करना पड़े, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि काम करना पड़ेगा हमें इसको उठा के इधर ले जाने में, ठीक है। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, मेरे पास एक पाइप है, उसमें लाइक थोड़ा सा पानी है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। अब आप सोचोगे पानी तो फ्लो कर जाएगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लो कर रहा है पानी, और वो पाइप है। अब अगर मेरे को पानी को बहुत तेज फ्लो कराना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको यहां से उठाना पड़ेगा। तो अगर मैं पाइप को उठा दूंगा, तो पाइप ऐसे हो जाएगी और पानी सारा नीचे फ्लो कर जाएगा। तो ये मैंने कुछ काम किया चार्ज को मूव कराने में, ऐसे खुद पानी मूव नहीं हो रहा है, तो मैंने पानी को मूव कराने के लिए कुछ काम किया। ऐसे ही मेरे को चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, जिसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इसका फॉर्मूला है, हमने काम किया किसी चार्ज को मूव करने के लिए, सो वर्क डन अपॉन चार्ज इज द फॉर्मूला। अब अगर एसआई यूनिट की बात करें, तो वोल्ट इसकी एसआई यूनिट है, तो हमें तीनों चीजें पोटेंशियल डिफरेंस की पता होनी चाहिए। और सेम थिंग जैसे हमने किया था कि V की वैल्यू क्या आ गई, वर्क डन का क्या होता है, जूल्स एसआई यूनिट, और चार्ज की क्या होती है, कूलम्स। सो जूल्स पर कूलम, ये आ गया हमारा 1 वोल्ट की वैल्यू। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, और इस पे मैं स्टार बना देता हूं, बहुत सारे जितने आप बना सकते हो बना लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर एक सर्किट है हमारे पास, ये यहां पे भी एक सर्किट बना हुआ है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको भी समझाऊंगा, बट मैं सिंपल सर्किट से स्टार्ट करता हूं। तो मैं यहां पे एक बल्ब लगा देता हूं फिर से, ठीक है। आप बोल रहे होगे सर हमेशा बल्ब ही लगा देते हो, ठीक है। तो अब ये मेरा एक सर्किट है, ठीक है, इसमें से मैंने बैटरी लगाई, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो एक रिलेशन समझ में आ रहा है हमें कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, ठीक है, तो कुछ करंट आएगा। अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, तो उससे ज्यादा करंट आएगा। अगर मैं 15 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, तो उससे ज्यादा करंट आएगा। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, तो हमारा करंट भी है जो वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब कि जो हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा हो करंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी मेटेलिक वायर या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। सिंपल भाषा में बोले तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। बच्चे भूल जाते हैं ये लाइन लिखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये रिलेशन तभी आया हमारे पास जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और हम एग्जाम में आप टेंशन मत लो, हम हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम फिजिक्स में क्या करते हैं या मैथ्स में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, हमें एक इक्वेशन बनानी है, हमें एक फॉर्मूला बनाना है, तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं बट एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो वो कांस्टेंट हम C लिख देते हैं या K लिख देते हैं उसको। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप यहां पे मिसिंग है, आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको समझ आ गया डायरेक्टली तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से हमारा जो फॉर्मूला बन के आया वो आ गया V इज इक्वल टू IR एंड दिस इज द ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस होता है कि अगर एक बल्ब है, बल्ब मैंने फिर से बल्ब ले रहा हूं मैं, तो अगर बल्ब में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट फ्लो होने नहीं देना चाहता, वो उस करंट को रोकेगा, वो उस करंट को अपोज करेगा, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को रोकना चाहता है वो, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी SI यूनिट होती है ओम। सो हमने जैसे करंट के टाइम पे किया, करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, करंट की SI यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट, ऐसे ही रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये लिखी हुई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा V इज इक्वल टू IR और रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम। तो एक बार इस सर्किट को देख लेते हैं। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, हम बैटरी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये पूरा क्या दिखा रहा है कि हम बैटरी को बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने एक छोटा सेल लगाया V, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर हमने 2 लगा दिए, फिर हमने 3 लगा दिए, फिर हमने 4 लगा दिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो ये एमिटर में जो करंट है वो भी अपने आप बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते जाएंगे, करंट हमारे पास बढ़ता जाएगा। और ये रेजिस्टेंस होता है, ये R है, ये हर अप्लायंस की रेजिस्टेंस होती है। यहां पे आप इमेजिन कर सकते हो एक बल्ब, एक फ्रिज, एक AC, एक फैन, कुछ भी आप इमेजिन यहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो R के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है कि जो ओम्स लॉ है उसका एक ग्राफ होता है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, ये एरो आपको नहीं बनाना है, ठीक है, आपको बस V I ऐसे और एक स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। तो मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं आपके लिए। सो यहाँ पे अगर ये 5 है और ये 10 लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ये 10 हो रहा है तो ये 15 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 5 है तो करंट की वैल्यू 10 हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो रहा है तो करंट की वैल्यू 15 हो रही है, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो चीजें हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक के बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है। तो कैसा ग्राफ मिल रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये वायर है, सपोज मेरे पास ये वायर है, ठीक है, अब इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये भी चार्ज को जाने नहीं देगी, ये भी करंट को जाने नहीं देगी। तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो लेंथ, कि कितनी लंबी आपके पास वायर है, ठीक है, तो लेंथ पे डिपेंड कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। तो ये कितना बड़ा है, ये एरिया जो कितना बड़ा है, ठीक है।
तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, अब ये वायर किसकी बनी है, ये कॉपर की बनी है, ठीक है, ये गोल्ड की बनी है, ये सिल्वर की बनी है, ये ब्रॉन्ज की बनी है, ये किस चीज की बनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे पास डिपेंड होते हैं। अब इसको मैथ्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये तो हमने इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख के आओगे। अब इसको मैथ्स फॉर्म में जब लिखें तो आर डिपेंड्स ऑन एल, ठीक है। मतलब कि जैसे ही मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा, अगर मैं एक लंबी वायर ले लूं तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, अगर मैं बहुत लंबी वायर ले लूं तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो जैसी लेंथ को बढ़ाऊंगा तो मैं रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। सेकंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया को मैं बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये इनवर्सली का मतलब होता है। मतलब कि अगर मैं एक मोटी वायर ले लूं, ठीक है, एक मोटी वायर ले लूं जिसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपके पास एक पतली वायर है, आपके पास एक मोटी वायर है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। या अगर आपको एक सर्किट बनाना है और आपको रेजिस्टेंस कम रखनी है तो आप पतली वायर यूज करोगे कि मोटी वायर यूज करोगे। तो जब आपको रेजिस्टेंस कम रखनी है तो आप मोटी वायर को यूज करोगे। इसीलिए हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें ज्यादातर हम मोटी वायर यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। तो ये दोनों चीजें हमने लिख ली। अब हमें नेचर के बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो नेचर के लिए हम एक सिंबल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रो। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब ये बताता है कि मटेरियल क्या है, हर मटेरियल का रो अलग होता है। रो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ मटेरियल पे। कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, ये रेजिस्टिविटी अलग होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट हम निकाल लेते हैं बहुत जल्दी। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हमें पता है। आर की वैल्यू हमारे पास, आर की ऐसा यूनिट ओम्स, रो की हमें निकालनी है। एल की क्या होती है, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर्स होती है। एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो की कितनी यूनिट आई, इसको इधर ले जाओ, रो एम। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ज्यादा होती है। अब एलॉय होता क्या है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल, ठीक है। तो इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब कि हमें जहां रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, हमें कहां रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगी, जहां हमें हीट चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हीट होगी, क्योंकि जितना चार्ज हमारा जा नहीं पाएगा, हमारे चार्ज को वो रोकेगा, तो उतनी ज्यादा हीट होगी। तो इसलिए हम इसको हीटर्स में यूज करते हैं, टोस्टर्स में यूज करते हैं। आपने देखा होगा हीटर्स के अंदर रॉड्स होती हैं जो ग्लो कर रही होती हैं, है ना, उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हीट देना स्टार्ट कर देती है और हमें हीटर में वो ही चाहिए। सो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे पास। टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो कौन से मेटल का बना होता है, तो उसका आंसर जो है वो टंगस्टन है। ये मैंने अपनी वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज जाके वीडियो जरूर देखना इस वीडियो के बाद। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर जनरली यूज्ड। सो कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, पर आप इमेजिन कर सकते हो हम सिल्वर वायर नहीं यूज कर सकते, काफी एक्सपेंसिव रहेगा। जहां में बहुत फास्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वहां हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स में, लाइक मोर एडवांस सर्किट्स में हम इनको यूज करते हैं, सिल्वर वायर्स को भी, बट बहुत कम क्वांटिटी में, बट ज्यादातर हम कॉपर वायर को यूज करते हैं। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाती है, अगर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो तीनों मिला के डायरेक्ट प्लस हो जाएंगी, 10 ओम हमारा आंसर होगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अगर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल की, वो आएगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल का आंसर आएगा, डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी हीट ज्यादा बढ़ेगी। जितना हम करंट को रोकने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उतना वो हीट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी।
अब हमने करंट को तो रोक दिया, बट वो कहाँ जाएगी वो एनर्जी, जो चार्जेस रुक गए वो कहाँ जाएंगे, तो वो हीट के फॉर्म में हमें विजिबल होते हैं या हम फील कर सकते हैं उसको। तो हीट एक तो करंट पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट। आपने देखा होगा जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस को ज्यादा देर के लिए ऑन रखते हो तो वो गर्म होने लगता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। और इसीलिए इतना वो जोक भी बनता है कि कुछ 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 ब्रांड्स के फोन का कि वो फट जाएगा कि ज्यादा गर्म हो रहा है वो, ठीक है। तो ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा और फोन फट सकता है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हीट होती है वो रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, इसीलिए हम हीटर्स में मेटल्स यूज नहीं करते, हम एलॉयज यूज करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। थर्ड है टाइम, जितने ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो करता रहेगा उतना ज्यादा हीट होगी। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है पावर। तो पावर क्या होता है? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पूरा सर्किट लगा हुआ है या कोई बल्ब लगा हुआ है या कोई फ्रिज है या कोई एसी है हमारे पास, कोई टेलीविजन है, तो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, सिंपली V इंटू आई। और V इंटू आई और ये भी फॉर्मूला होते हैं। अब ये कैसे आया? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लो, V इंटू आई, और ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V की जगह आई आर डाल दो, ठीक है। तो ये यहां से इसकी वैल्यू डाल दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? आई आर, V की जगह आई आर डाल दिया और एक और आई है हमारे पास, तो क्या फॉर्मूला बन के आ गया? आई स्क्वायर आर। तो यही हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया यहाँ पे। अब अगर आप आई की जगह वैल्यू डाल दोगे, अगर आप मैं बता देता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, दोबारा से लिखा, ओम्स लॉ है ये। अब आई की वैल्यू निकाल लो, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब आई की वैल्यू यहां पे डाल दो वापस पावर के फॉर्मूले में, तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाय आर। तो ऐसे ये फॉर्मूलाज आ गए। तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। एसआई यूनिट कितनी होती है? एसआई यूनिट होती है वॉट, ठीक है। 1 वॉट कितना होता है? 1 वोल्ट अप इंटू 1 एम्पेयर। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी 1 डाल दो, यहाँ पे भी 1 डाल दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं पावर की, आपने सुना होगा कि आपका 5 यूनिट लग गया, या आपका जो बिल आया वो 200 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, 400 यूनिट आया। तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है? किलो वॉट आवर। सो 1 यूनिट, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में, जो हमारा बिल आता है घर पे, तो 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलो वॉट आवर। पर ये ऐसा यूनिट में नहीं है। ऐसा यूनिट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। क्योंकि हमें पता है जो एनर्जी की यूनिट होती है वो कितनी होती है? वो जूल्स होती है। तो यहां पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। आप इनको ध्यान से पढ़ना और मेरी वीडियोस को जरूर देखना, तो आपको और अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और जल्दी से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 रेजिस्टर्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। तो आपको एक फिगर दी हुई है, 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितना करंट बैटरी से निकल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। अब आप देखो, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है। अब करंट तो डिवाइड हो गया, यहां पे करंट डिवाइड हो गया, ये करंट डिवाइड हो गया। तो ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली जो ब्रांच है, ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि करंट हो गया डिवाइड, ठीक है। बट यहां पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां तो सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं R1 और R2, ये किस में? ये सीरीज में। तो सबसे पहले R1 और R2 निकाल लेते हैं। R1 प्लस R2 दोनों सीरीज में, डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इस सर्किट को ऐसे बना दूं अब, तो आई डोंट थिंक ये गलत होगा। अगर मैं इस सर्किट को 3 की जगह मैंने 2 लगा दिए, और यहाँ पे मैं बैटरी, जैसे बैटरी थी वो लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से डिवाइड करेगा। तो देखो ये पैरेलल में है, तो ये वाला जो अब हो गया वो 6 हो गया। 3 3 के 2 थे, हमने 6 का लगा दिया क्योंकि दोनों सीरीज में, और ये 3 ओम हो गया,
ठीक है, अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, अब दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, 1/RP फॉर्मूला लगाएंगे, 1/6 प्लस 1/3, सिंपल फॉर्मूला लग गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ये 1 प्लस 2। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/6। ठीक है, 3/6, अब हमें उसको फ्लिप करना होता है, तो 3/6 तो 6/3, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 ओम्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 2 ओम्स। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 ओम। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, V की वैल्यू है हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो V हमारे पास 3 है, I की वैल्यू निकालनी है, R हमारे पास 2 है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, I की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली 2 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो दोनों की वैल्यू मैं R मान लेता हूं, ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा, तो इसको मैं सर्किट 1 बोल देता हूं। अब दूसरा सर्किट जो है उसमें दोनों रेजिस्टेंस, जो यही वाले दोनों रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में लगा रखे हैं लाइक दिस, और यहां पे बैटरी लगा रखी है, तो ये भी बैटरी V मान लेते हैं हम, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें वैसे वोल्टेज और करंट से कोई मतलब है नहीं, बट मैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए बना रहा हूं लाइक दिस। तो अब हमें क्या निकालना है कि हमें रेशियो निकालना है ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में जब दोनों रेजिस्टेंस लगेंगे तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो R1 प्लस R2, सिंपली R1 की वैल्यू R मैंने मानी है और R2 की भी वैल्यू R है, दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 2R। अब R पैरेलल की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप देख पा रहे हो कि करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, अब दोनों की वैल्यू R है, 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा मेरा 2/R। ठीक है, और इसको जब मैं फ्लिप करूंगा तो जो RP की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी R/2, R/2। अब मेरे को रेशियो निकालना है RS अपॉन RP का, तो RS अपॉन RP का मेरे को रेशियो निकालना है। RS की वैल्यू कितनी है, 2R, ये रही। ठीक है, और RP की वैल्यू कितनी है, R/2, ये रही। ठीक है, तो R/2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 4, और R से R कट जाएगा, तो 4:1, ये मेरा रेशियो आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्ट मिल सकता है एग्जाम में, तो अगर आप इसको समझ लो तो डायरेक्ट आ सकता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, आप उसको सॉल्व करो, आपका आंसर कुछ मैथमेटिकल गलती कर दो आप, तो आपका आंसर गलत आ जाए, आपको पता नहीं होगा, बट इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, 4:1 है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आपको करना ही करना है अगर आए तो, और बहुत चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, अब अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट 220 वोल्ट। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, बहुत जगह आपको दिखेगा, मतलब कि बल्ब कितनी पावर यूज करता है, 40 वॉट पावर यूज करता है। ठीक है, 40 वॉट पावर यूज करता है, जब उसको कितने वोल्टेज हम दें, हम 220 वोल्टेज दें, तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, तो आप यूनिट्स देखो, आपको उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं, ये बल्ब है, ठीक है, हमने इसको 220 वोल्ट दिया, तो ये कितनी पावर देगा, ये 40 वोल्ट पावर देगा। अब हम इसको अगर कम वोल्टेज देंगे तो कम पावर देगा। ठीक है, इससे ज्यादा वोल्टेज हम इसको देंगे तो वो बल्ब के लिए अनसेफ हो जाएगा, तो इसलिए बल्ब पे लिखा होता है कि इतनी वोल्टेज तक ये सही काम करेगा, इससे ज्यादा देंगे तो बल्ब डैमेज हो सकता है। कोई भी अप्लायंसेस पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो कितने वॉट का, आप ट्यूबलाइट देख लो, आप कोई भी लाइट देख लो, उस पर लिखा होता है कितने वॉट वो पावर देती है और कितने वोल्ट उसको हम मैक्सिमम दे सकते हैं सेफली। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो जब हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, सो हमें इसको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो करंट फाइंड आउट करना है, फिर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन किया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। तो हम फॉर्मूला पहले तो लगाएंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ पे इसी को ऐसे लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू P अपॉन V, V को नीचे ले गए हैं, तो यही फॉर्मूला है। अब हमने P की वैल्यू डाल दी 40, V की वैल्यू डाल दी 220,
आंसर हमारे पास आ गया 2/11 एम्पियर्स। अब रेजिस्टेंस निकालनी है, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर। आप एक ही टाइप का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना, जैसे मुझे V इक्वल टू आई आर याद है, कोई कोई याद करते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। बात एक ही है, बट आप एक ही को याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी तो आप निकाल ही सकते हो, इसको इधर उधर करके आप कर ही सकते हो। तो जैसे मेरे को ये वाला ओम्स लॉ का V इक्वल टू आई आर याद है और पावर का V इंटू आई याद है, बाकी मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक ही याद रखना, ये नहीं कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिखा है तो वही लिखना है, V इज इक्वल टू आई आर लिखो, उसके बाद अगले स्टेप में ये लिख दो। ठीक है, तो अब मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू 220 है, आई की वैल्यू 2/11 यहां से हमने निकाली है, इसको डालेंगे, आंसर आ जाएगा 1210 ओम्स। ठीक है, अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ओम्स लॉ पहले तो पूछा है, वो आपको इस पीडीएफ में अच्छे से दे रखा है, आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है, मैंने भी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैथमेटिकल फॉर्म, इसको पूरा फॉर्मूले तक करके आना है, और ओम्स लॉ जब भी पूछे तो डेफिनेशन, फॉर्मूला और ग्राफ, ये तीनों चीजें बना के आना। ठीक है, कुछ आपका टाइम नहीं लगेगा ग्राफ बनाने में, बट एक एग्जामिनर को बहुत अच्छा एक लगता है कि बच्चे को आता है, कि उसको ग्राफ पता है, तो उसको अच्छे से ओम्स लॉ पता है। ठीक है, तो सर्किट होना चाहिए ओम्स लॉ का हमेशा, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तक, ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होना चाहिए, और ग्राफ होना चाहिए। तो चार चीजें आपको करके आनी है। अब राइट द सिंबल यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम उस पर एक एरो बना देते हैं। तो ये इस पीडीएफ में नहीं था, बट यहाँ पे ये कवर हो गया। अब वोल्ट मीटर को हम ऐसे बनाते हैं, V प्लस माइनस। तो मैंने एक सिंबल्स पे अलग से वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज उसको जाके देख लेना। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो एक बल्ब है जो जिसपे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो मतलब उसकी पावर जो है वो 100 वॉट होगी अगर उसको हम 220 वोल्ट पे वर्क करवाएं। मतलब अगर हम उसको 220 वोल्ट दें तो उसकी पावर कितनी होगी, 100 वॉट होगी। तो हम पावर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं, V इंटू आई क्यों नहीं यूज कर रहे, तो इसके लिए आगे का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, मतलब कि अगर हम उसको 220 वोल्ट ना दें, हम उसको कितना दें, 110 वोल्ट, तो उसकी पावर कितनी होगी। तो जो बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। आप किसी भी केस में उसको वर्क करो, आप उसको 220 वोल्ट दो, आप उसको कितना भी वोल्ट दो, उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। वो अपोज तो उतना ही करेगा ना चार्ज को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा बल्ब का, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम इसको वी आई यूज करेंगे तो करंट का हमें नहीं पता, क्योंकि करंट भी चेंज होगा। हम वोल्ट जब चेंज करते हैं तो करंट भी चेंज होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आप यूज कर लो 220 का स्क्वायर अपॉन, हमारे पास इसकी P की वैल्यू है 100, तो यहां पे मैं 100 लिख देता हूं। ठीक है, और R की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो R इज इक्वल टू आएगा मेरा 220 का स्क्वायर अपॉन में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 484 होता है इसका, और दो जीरोस आ जाएंगे, और नीचे 100 है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आई 484 ओम्स। ठीक है, ओम लगाना मत भूलना, 484 ओम। अब हम इस वाले केस के लिए कर लेते हैं, सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस के लिए कैसे करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब हमारे पास V स्क्वायर, हमारे पास V की वैल्यू कितनी है, 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 484। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 वॉट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप दो बार ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, रेजिस्टेंस निकाली पहले केस में, उसी को दूसरे केस में डाल दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगी हमारी, किसी भी केस में आप बल्ब को यूज करो। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने पॉइंटर्स कवर किए, हमने क्वेश्चंस कवर किए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो अगर आपको डिटेल में करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत फास्ट इस चैप्टर को कवर किया, बट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप कवर हो गए हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।